अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल पर खुश आमदीद। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर मास एंड वेट में हमने मास और वेट का डिफरेंस चेक किया था। आज के लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। इसकी स्टेटमेंट चेक करेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इनके क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली हर एक्शन के साथ हमें एक रिएक्शन फोर्स भी नजर आएगी, और ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम होगा बट डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी। यहाँ पर जो हमने बात नोट करनी है वो ये कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं ये डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रही होंगी। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं एक गन की। जब गन के थ्रू बुलेट को फायर किया जाता है तो ये प्रोसेस किस तरह होता है। गन के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो बुलेट को पुश करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, यानी कि फर्स्ट फोर्स जो एक्ट करती है वो बुलेट के ऊपर करती है। फिर रिएक्शन क्या होता है, बुलेट जो है एज अ रिएक्शन गन को पुश करती है। सो गन वाला हाथ पीछे की तरफ हरकत करता है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है। लेकिन जो रिएक्शन में भी फोर्स थी वो भी पुश ही था, हमारे पास पुश फोर्स। तो फर्स्ट फोर्स ने एक्ट किया बुलेट के ऊपर और सेकंड फोर्स ने एक्ट किया हमारे पास गन के ऊपर। सो हमें प्रूफ हो गया कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर रिएक्ट करती हैं। यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स हमें और भी जगह पे मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक एयरफिल्ड बैलून है, उसमें किसी होल या किसी ओपनिंग के थ्रू जब एयर एस्केप होती है तो बैलून मूव करता है। इसी तरह का सिमिलर प्रोसेस हमें नज़र आता है रॉकेट में। जब रॉकेट के इंजन के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता है तो गैसेस एस्केप करती हैं थ्रू द टेल ऑफ द रॉकेट। तो फिर क्या होता है कि रॉकेट मूव करता है। अब हमने जो स्टेटमेंट कही थी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, उसमें हमने कहा था कि देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अब इन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास के हमेशा जो बॉडी है वो मूव करेगी। ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस कैंसिल आउट करने का केस हम देख सकते हैं कि जब कोई बुक है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वो किसी टेबल के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो उसमें फिर जो रिएक्शन फोर्स है टेबल की वो अपवर्ड रिएक्ट करती है। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है, बुक या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी टेबल या स्मूथ सरफेस पे पड़ा है वो रेस्ट पोजीशन पर रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को चेक करने के लिए हम एक ऑपरेटर्स कंसीडर करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग के एक एंड के साथ हम एक ब्लॉक को बांध देते हैं और दूसरे एंड को हम किसी फिक्स्ड एंड के साथ बांध देते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो ब्लॉक है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और इस डाउनवर्ड एक्शन की वजह से वो स्ट्रिंग को भी डाउनवर्ड पुल करता है। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो दूसरे एंड पर फिक्स्ड है तो इस वजह से वो नीचे नहीं गिरता, बट इस जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है। अब इस टेंशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या यह है, इसको फाइंड करने के लिए हम इसके ऑपरेटर्स के ऊपर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। जब हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो हम लेते हैं वो ये है ब्लॉक का वेट एज अ एक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स हमारे पास आ गई ब्लॉक का वेट और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास टेंशन है जो अभी क्रिएट हुई है वेट की वजह से। इसकी हमने जो है डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और इसका मैग्नीट्यूड भी। जब हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट यही कहती थी, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमारे पास इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कि
वेट और टेंशन को भी इक्वल होना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि इनकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होनी चाहिए। जब वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो टेंशन की डायरेक्शन ऑब्वियसली अपवर्ड होगी। इसके साथ क्या होगा कि हमें जो एक और चीज़ नज़र आती है सिचुएशन में, वो ये कि ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन पे कब था? जब दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रही थी और एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी। एज अ रिजल्ट क्या था हमारे पास कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल कर देते थे और फिर जो बॉडी थी वो रेस्ट पोजीशन पर रहती थी। इस सारी डिस्कशन के साथ हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कंप्लीट हो गया है। लेक्चर को हम सम अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, अलबत्ता जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। जो दूसरी चीज़ देखी हमने वो टेंशन इन द स्ट्रिंग थी, जिसको हमने प्रूफ किया कि वो ब्लॉक के वेट के इक्वल थी और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी। इन की पॉइंट्स को डिस्कस करने के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ प्रोसीड करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।